हेलो एंड आई वेलकम यू टू विज्ञान रिचार्ज। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डीआरएनए। और विज्ञान की दुनिया से गर्मा गर्म खबर निकल के आ रही है। नासा और स्पेसएक्स ने मिलकर जो साइक 16 मिशन शुरू किया था उसकी तारीख एक बार फिर से पोस्टपोन कर दी गई है। हाँ जी, तारीख बदल दी है। ये मिशन होना था 5 अक्टूबर को, लेकिन अब ये होगा 12 अक्टूबर को। और हम जानेंगे इस मिशन से जुड़ी हुई सारी डिटेल्स के बारे में। और हाँ, मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, इस मिशन को करने के लिए नासा के पास सिर्फ 25 अक्टूबर तक का ही समय है, उसके बाद ये मिशन नहीं हो सकता। आइए अब जानते हैं क्या है साइक मिशन और क्यों इसे डिले किया गया और क्यों ये 25 अक्टूबर के बाद नहीं किया जा सकता। देखिए, साइक मिशन नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसमें नासा वाले मंगल और जुपिटर के बीच में मौजूद एस्टेरॉयड बेल्ट में 209 किलोमीटर बड़े पहाड़ पर मशीनों को लैंड कराकर जांच पड़ताल करना चाहते हैं। वैसे नासा के डिस्कवरी प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी 1992 में और इस प्रोग्राम के अंतर्गत नासा बहुत सारे स्पेस को एक्सप्लोर करने वाले मिशंस लॉन्च करता है, जिनमें से कुछ आपकी स्क्रीन के सामने हैं। आप चाहे तो पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं। अब जानते हैं नासा वालों ने अपने मिशन को डिले क्यों कर दिया। कैंसिल तो नहीं किया, लेकिन हाँ, डिले जरूर कर दिया है। तो देखिए, डिले का कारण है थ्रस्टर्स। हाँ जी, नासा जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके साइक मिशन में थ्रस्टर्स को इस्तेमाल करने जा रहा है, वो थ्रस्टर्स अभी पूरी तरह से रेडी नहीं है, यानी उनकी टेस्टिंग अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसा नासा का कहना है। पर नासा वाले आखिर वहां जा क्यों रहे हैं? उस पहाड़ में ऐसा क्या खास है? और ये कोल्ड गैस थ्रस्टर्स क्या चीज है? हाँ जी, सब बताऊंगा। और ये भी कि इस मिशन को 25 तारीख के बाद क्यों नहीं किया जा सकता, यानी 25 अक्टूबर के बाद नासा इसे क्यों नहीं कर सकता। कोई तो कारण होगा। देखिए, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि स्पेस में घूमती हुई हर चीज के पास अपनी एक ऑर्बिट होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। वैसे इस एग्जांपल को समझने से पहले जरा ये देखिए, जब आप किसी बस में चढ़ना चाहते हैं, यानी कि चलती हुई बस में चढ़ना चाहते हैं, तो आपको अपनी रफ्तार उस बस की रफ्तार के बराबर करनी पड़ेगी, ताकि आप बिना किसी परेशानी के उसमें चढ़ जाएं। क्योंकि अगर आपने अपनी रफ्तार बराबर नहीं करी तो हो सकता है कि आपकी हड्डियां टूट जाएं, दांत टूट जाएं या क्रियाक्रम के कार्यक्रम की बुकिंग भी हो सकती है। इसीलिए मान लीजिए ये हमारी धरती और यहाँ से हमारा कोई रिसर्च मॉड्यूल किसी दूसरी जगह पर जा रहा है, स्पेस में किसी दूसरी जगह पे जा रहा है, तो वो चीज भी स्पेस में घूम रही है, तो हमें उसकी रफ्तार के साथ अपनी रफ्तार मैच करनी पड़ेगी, ताकि हम उसकी ऑर्बिट में जा सकें, सही समय में जा सकें। लेकिन अगर हम उसकी ऑर्बिट में उसके निकलने के बाद पहुंचते हैं या उसके आने से पहले पहुंच जाते हैं, तो हमारे वहां जाने का फायदा क्या? अब जैसा कि हम जानते हैं कि स्पेस में हर घूमती हुई चीज के पास अपनी एक ऑर्बिट होती है, तो हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम अपने रिसर्च मॉड्यूल को छोड़ें तो वो दूसरी ऑर्बिट में एग्जैक्ट उसी टाइम पर पहुंचे जब हमें जिस चीज पर लैंड करना है वो वहां पर मौजूद हो। क्योंकि अगर हम उससे पहले पहुंच गए तो उस ऑर्बिट में हम क्या करेंगे, लेकिन अगर हम उससे लेट पहुंचे तो भी हमारे जाने का वहां कोई फायदा नहीं। और इसी को लॉन्च विंडो कहा जाता है, यानी ये वो समय सीमा है जिसके अंदर किसी मिशन को लॉन्च किया जाता है, इसी को लॉन्च विंडो कहते हैं। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि आखिर नासा वाले उस चीज के पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर वो लोग वहां ढूंढ क्या रहे हैं? देखिए, नासा वालों का ऐसा मानना है कि वो जो पहाड़ है वो किसी ग्रह की कोर है, और अगर वो कोर हुई तो ये बहुत बड़ी डिस्कवरी होगी। और ऐसा क्यों, अभी बताऊंगा। लेकिन अगर नासा वालों का सिर्फ कोर को ही स्टडी करना मकसद है, तो इतना पैसा खर्च करके इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? धरती की कोर को स्टडी कर लो, उसमें कौन सी कमी है, वो ऐसी खास क्यों है? चलिए, जब धरती की कोर की बात छिड़ी गई है तो जरा उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, ऐसा माना जाता है कि एक थिया नाम का प्लेनेट था, यानी कि एक ग्रह था, जो हमारी धरती से जा टकराया। और जब वो टकराया तो यहाँ से पैदा हुए मिट्टी के टुकड़ों ने हमारे चांद का निर्माण किया। वैसे इस कहानी का कोई भी साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि ऐसा हुआ होगा। अब जानते हैं कि नासा वाले कोर के पीछे क्यों पड़े हैं। तो देखिए, बात सीधी सी है, हमारी धरती की कोर को स्टडी करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो प्लेट्स की मूवमेंट होती है और धरती के कोर का टेम्परेचर हमें आसानी से धरती के कोर को स्टडी नहीं करने देगा। बहुत ज्यादा चैलेंजेस आएंगे और इतनी गहराई पर जाना भी संभव नहीं है। और ये पता नहीं मैंने क्या चला रखा है। अच्छा हाँ, याद आया, ये कोर मूवी है। अगर आपको ये जानना है कि अगर धरती की कोर एक जगह रुक जाए, यानी कि घूमना बंद कर दे, तो उससे क्या होगा, तो आप ये मूवी देख सकते हैं। इसमें थोड़ा बहुत साइंटिफिकली ठीक ही बताया है। वैसे जिस पहाड़ पर नासा वाले उतरने जा रहे हैं उसका नाम है साइक 16। और हाँ, ये है हमारा कोल्ड थ्रस्टर्स का डिजाइन। अब जरा कोल्ड थ्रस्टर के बारे में जान लेते हैं कि आखिर कोल्ड थ्रस्टर क्या चीज है। तो देखिए, ये बहुत ही सिंपल सा रॉकेट इंजन है, जिसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है, कोई भी फ्यूल नहीं है। बस इसमें आपको क्या करना है, किसी गैस को बहुत ज्यादा ठंडा कर दो और उसे एक्सपेंड होने के लिए जगह दे दो,
जैसे ही आप उसे एक्सपेंड होने के लिए जगह देंगे, वो एक थ्रस्ट पैदा करेगा, वो एक धक्का पैदा करेगा, यानी कि बिना कुछ जलाए आपको ताकत मिल जाएगी, आगे बढ़ने की ताकत मिल जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा डिजाइन है। अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो यहां पर हम भरेंगे प्रोपेलेंट गैस, यानी कि आप नाइट्रोजन मान लीजिए, जिसको हमने बहुत ज्यादा ठंडे टेम्परेचर पे कंप्रेस करके यहां पे स्टोर किया हुआ है। और उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पे गैस को निकलने का रास्ता देंगे तो एकदम से नाइट्रोजन बहुत तेजी से एक्सपेंड होगी, और जैसे ही इसे आगे जाने का रास्ता मिलेगा तो ये तेजी से एक्सपेंड होते हुए इस ड्रम को, या मैं यूं कहूं थ्रस्टर को, आगे की तरफ धकेल देगी। और ऐसा करने से हमें बिना कोई फ्यूल खर्च करे हुए थ्रस्ट मिल जाएगा, यानी कि फोर्स मिल जाएगी, हम मोशन कर पाएंगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये नई टेक्नोलॉजी है, तो नहीं भाई साहब, ये हम स्कूल में भी बच्चों को सिखाते हैं। देखिए क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एक बोतल है, इस बोतल के अंदर पानी भरा हुआ है, और हमने पंप से, जो हवा भरने का पंप होता है, उसकी मदद से इस बोतल के अंदर हवा भर दी और प्रेशर को इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि जैसे ही इसके अंदर से इस हवा ने बाहर निकलने की कोशिश करी, ये बोतल आराम से आसमान की तरफ उड़ गई। और बिल्कुल यही सेम सिद्धांत लगाकर हम अपने रॉकेट को, यानी कि रॉकेट के थ्रस्टर को साइक मिशन पर इस्तेमाल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कोल्ड नाइट्रोजन थ्रस्टर्स। अब देखिए इसके बहुत सारे फायदे हैं, जिसमें ये सस्ता है, हल्का है, बनाने में आसान है और सुरक्षित है, और किसी भी फ्यूल को जलाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। इसमें ताकत कम है, प्रेशर घटने के साथ साथ इसकी धक्का देने की क्षमता भी घटती जाती है। अब सवाल आता है ये कि नासा वाले ऐसी कौन सी तकनीक की टेस्टिंग पूरी नहीं कर पाए जिसकी वजह से ये मिशन डिले कर दिया गया। तो देखिए इस बारे में नासा ने कोई खास जानकारी तो दी नहीं, बस ये कहा है कि टेस्टिंग पूरी नहीं हुई। अब वो टेस्टिंग का कौन सा चरण था, ये किस चीज की टेस्टिंग थी, ये हमें नहीं मालूम। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि नासा वाले आखिर उस पहाड़ पर ऐसा क्या ढूंढ रहे हैं। तो देखिए नासा के ऑफिशियल स्टेटमेंट में यह बताया गया है कि वो कोशिश कर रहे हैं ये जानने की कि ग्रहों की कोर के अंदर कौन सा मटेरियल है, यानी कि ग्रहों की कोर का निर्माण कैसे हुआ, हमारे ग्रहों का निर्माण कैसे हुआ। ये तो है ऑफिशियल स्टेटमेंट। और अगर इसके अलावा नासा के दिमाग में कुछ और चल रहा है तो भाई साहब ये चीज तो हमें ना पता लगने वाली, जब कुछ हो जाएगा तभी पता लगेगा। अब बात करते हैं इस लॉन्च की लाइव स्ट्रीम की। ये आपको 12 तारीख को YouTube पर लाइव या फिर नासा की वेबसाइट पर भी दिखाई जाएगी। हाँ एक और चीज, नासा के द्वारा भविष्य में लॉन्च किए जाने वाले मिशंस की लिस्ट मैं आपके लिए वीडियो के एंड में डाल दूंगा, आप चाहे तो वहां पर पढ़ सकते हैं। तो ये थी स्पेस की दुनिया में हुई छोटी मोटी डेवलपमेंट। मुझे लगा कि आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कुछ और अपडेट मिलती है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।